पॉलिसी है पूरा देश बेच दो, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो ईरान के साथ जो भी बिजनेस होगा हमारा, जो भी स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, उससे फ़ायदा देश का होगा, क्योंकि देश दोनों की जनता का होगा। लेकिन अब देश की जनता का तो फ़ायदा करना नहीं है, फ़ायदा करना है अपना। मोदी जी ने अपना, अमित शाह जी का, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों का, वो फ़ायदा ईरान से नहीं हो सकता। वो फ़ायदा कहाँ से होगा? वो फ़ायदा होगा नेतन्याहू साहब से, क्योंकि वो खुद करप्ट हैं, वो वहाँ भी करप्शन फैलाते हैं। तो हाइफा पोर्ट में क्या क्या करप्शन करके मोदी जी को और अडानी जी को, अमित शाह जी को तो पैसा मिलेगा। यहाँ पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि इजराइल कौन है, अगर कोई ये काम कर भी रहा है। हालांकि ईरान एक ऐसा देश है, क्योंकि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खमेनाई साहब, उनका फतवा है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है। ये सबसे बड़ी गारंटी है अच्छा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, कि भारत इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकता था। और ईरान तो हम लोगों ने, ये हमारे पास जो आरएसएस और बीजेपी के ऐसे जो लोग हैं, वो ईरान को हमसे धक्का मार मार के दूर कर रहे हैं। ईरान ने आज भी हमारे देश के नागरिकों के लिए अपना एयर जो है कॉरिडोर खोल दिया है, इसराइल ने नहीं। साथियों नमस्कार। एक नेता की सनक की वजह से किस तरीके से पूरी दुनिया युद्ध में झोंकी जा सकती है, पूरी दुनिया इसका जो है वो गवाह बन रही है। एक नेता जो कि ज़्यादा नहीं 7 दशक पुराने देश का शासक है, वो एक ऐसे देश पे हमला करता है जो कि एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, जबकि खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि वो देश न्यूक्लियर हथियारों से जो है लैस है, लेकिन खुद नहीं बताने को राजी कि उसके पास कितने हथियार हैं, दूसरों के हथियारों पर नज़र रखे हुए है। इस देश का नाम है इजराइल और उस देश के उस शासक का नाम है नेतन्याहू। लेकिन उसे पूरी दुनिया में चल रही पंचायत में इन्वॉल्व होने में बड़ा मज़ा आता है, और उसके पीछे है दुनिया का दरोगा अमेरिका। इस पूरी राजनीति का भारत पे क्या असर होने वाला है, इस पूरी राजनीति का देश पर, दुनिया पर क्या असर होने वाला है, इसी सिलसिले में आज सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्राचा साहब, पूरी राजनीति, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का क्या असर लगता है कि जो भारत पे होगा? देखिए, भारत इस सारे जो वर्ल्ड में जो इस समय हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, उसमें विश्वगुरु नहीं तो एक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला था, वो देश था और अभी भी है। हमारे जो शॉर्टकमिंग है वो सिर्फ एक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं इस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मेरे ख्याल से कोई बड़ा रोल निभाने में भी तो बिल्कुल ही अक्षम है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। वो अगर इस लायक भी होते कि अपनी कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट किसी के सामने बयान करने के भी लायक होते, तो इस वक्त भारत सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा होता दुनिया को इस बड़े समस्या से निजात दिलाने में। ना सिर्फ, बल्कि इसके बाद जो नया विश्व ऑर्डर बनने वाला है, या तो यही होगा कि जो पुराना विश्व ऑर्डर कुछ सालों से चला आ रहा है वो कुछ देर और चलेगा, या पूरे विश्व का ऑर्डर अब बदलने वाला है। जो पूरी संरचना है देशों की, वो एक अलग दिशा में जाने वाली है। उसमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए था, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि ये रोल उसके हाथों से फिसला जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऐसा क्या खास है भारत के पास कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? क्या खास है हमारे भारत के पास? सबसे पहले तो भारत के पास वो जियो लोकेशन है, जो जियोग्राफिक विश्व लोकेशन है, हाँ। जोग्राफिक लोकेशन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा है। हम जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उसमें एक प्रकार से अपने आप लीडर हैं। फिर हमारा एक इतिहास है कि हमने जो यूएन चार्टर है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान देश का बनाया, वो वैसा ही कमोबेश यूएन चार्टर भी है। सब लोगों को बराबर का एक का वोट, सब लोगों को अपने आंतरिक मामलों में, जो है ना भारत के संविधान में भी पूरी की पूरी आज़ादी, ये यूएन चार्टर भी है।
तो भारत का तो संविधान ही ऐसा है, जो अगर हम जाके, बाबा साहब का एक कंट्रीब्यूशन ये भी है, हर जगह जाके भारत की जो ताकत बढ़ती है वो भारत का संविधान बता के बढ़ती है कि हम अपना देश इन आदर्शों पे चलाते हैं। तो लोग हमसे हमारे संविधान की वजह से सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं, और उस संविधान ने हमारे देश को इतने सालों तक इकट्ठा रखा। मतलब- तो ये हमारी, और सबसे ज़्यादा विश्वास, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अब ये मोदी जी के आने के बाद से ही भारत की धोखाधड़ी वाली इमेज भी बन रही है अभी, क्योंकि हमने ईरान जैसे एक हमारे जो इतना Close ally। एलाई को भी एक प्रकार से ऐसी इंप्रेशन जा रही है कि एक ऐसे रोग देश के साथ, जिसके प्रधानमंत्री एक, आपने तो कहा कि उनकी जो है वो सनक है, वो एक क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल हैं, टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और ये कोई मैं फिगरेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, वो लंबे समय तक उनका इतिहास है टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का, पूरे विश्व को धोखाधड़ी करने का, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराने का उनका एक लंबा इतिहास, डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। वो उनके वारंट्स इशू हैं। आपने सुना है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के वारंट्स इशू हों इस प्रकार से? वो इतनी बेशर्म और नग्नता से गाज़ा के ऊपर, जो वहाँ के बच्चे, महिलाएं और हॉस्पिटल्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, आम जनता है, उसके ऊपर हज़ारों हज़ारों लोगों को मरवाते हैं। मतलब, और उसके लिए फिर वो आके बड़ी उससे, मतलब फ़ख्र से उस बात को बयान भी करते हैं। इस प्रकार के घटिया व्यक्तित्व हैं। तो उनसे अडानी जी और अपने संबंधों की वजह से उनने पूरे देश का इतना बड़ा मौका हाथ से जाने दे रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ इतिहास मोदी जी को और आरएसएस बीजेपी को कभी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पे एक मजबूत रोल हो सकता था। CNN ने एक अभी मैं वीडियो। आपको बताऊं, इजराइल के एक विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अब भी ये कहा है कि भारत इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकता था। और ईरान तो, हम लोगों ने ये, हमारे पास जो आरएसएस और बीजेपी के ऐसे जो लोग हैं, वो ईरान को हमसे धक्का मार मार के दूर कर रहे हैं। ईरान ने आज भी हमारे देश के नागरिकों के लिए अपना एयर जो है कॉरिडोर खोल दिया है, इसराइल ने नहीं। ये हालांकि हमारे स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हाँ, थे, तो जो लोग काम आज कर रहे थे भी वापस आ गए। इस सब के बावजूद भी ईरान हमसे कितना दोस्ती वाला बिहेव कर रहा है। लेकिन एक गौरव आर्या साहब हैं और इस तरह के जो घटिया लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को गाली देते हैं। तो ईरान हमको सबसे सस्ता तेल देता था, तो ये देता है, हमसे रुपी ट्रेड किया, हमारे बुरे समय में हर तरीके से, हर समय हमारे साथ। पाकिस्तान के सामने भी ईरान खड़ा रहा। हमारा सारा जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो ईरान पे डिपेंडेंट है, कि हम सारा अपना व्यापार, अगर हम रशिया में, और सॉरी ये CIS कंट्रीज़ में, रशिया में, यूरोप में करना चाहते हैं, छाबार से करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी एक वॉर क्रिमिनल पता नहीं क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। वो तो तरह तरह की CDs भी बनाते हैं, और इस प्रकार के ब्लैकमेल्स, रिश्वतबाजी भी करते हैं। मोसाद के लोगों का तो और काम ही क्या है। तो ये सब गतिविधियों की वजह से मोदी जी ने हमारा देश का इतना बड़ा एक और नुकसान कर दिया। ये सबसे बड़े दुख का विषय। अच्छा, CNN ने एक वीडियो जारी किया था कि नेतन्याहू का 1994 से लेकर अब तक के कई ऐसे वीडियो हैं, 10-12 ऐसे वीडियो का कंपाइलेशन बनाया उन्होंने, और कहा कि हर वीडियो में वो एक ही बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले 3 महीने में ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा, अगले 3 महीने में ईरान न्यूक्लियर बम बना देगा। और अब भी जो हमला करने का लॉजिक दिया गया कि न्यूक्लियर हथियार ईरान के हाथ में ना आ जाए, जो कि वो हूथीस को दे देगा, यमन के जो है एक्सट्रीमिस्ट को दे देगा, इसीलिए हमने हमला कर दिया है। न्यूक्लियर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइवन है पूरी दुनिया में ही, उसके ऊपर क्या प्रेशराइज्ड है अमेरिका कि मजबूरन उन्हें उसे युद्ध में समर्थन करना पड़ता है? देखिए, हमें यहाँ पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि इजराइल कौन है, अगर कोई ये काम कर भी रहा है। हालांकि ईरान एक ऐसा देश है, क्योंकि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खमेनी साहब, उनका फतवा है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है। ये सबसे बड़ी गारंटी है अच्छा, कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ठीक, पर इजराइल कौन है, विषय ये है। पहली बात तो वो है कौन, और दूसरी बात ये कि ये बात किसी की तरफ भी उंगली उठाने वाला कौन है, जबकि वो खुद न्यूक्लियर देश है। वो कोई UN का चार्टर इस बारे में, वो NPT ट्रीटी साइन नहीं करता, वो UN की इंस्पेक्शन नहीं कराता, और वो दुनिया में सबसे कोई जिसको कोई अधिकार नहीं है वो देश है, और उस देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री है वो।
वो जाके ये बात कहे और इतने कॉन्फिडेंस से कहे, तो ये जो आज दुनिया भर में जो माहौल बन रहा है ना, उसकी वजह है कि CNN जैसे चैनल को, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि CNN को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा, वरना CNN मतलब बेंजामिन नेतन्याहू, वो तो हमेशा उनकी महिमा मंडन ही करेगा, लेकिन उनको भी ये कहने के मजबूर क्यों ना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा विश्व जो है इस समय एंटी जायनिस्ट नहीं, एंटी जायनिस्ट एक मानसिकता पूरे विश्व में बन रही है। मतलब मुझे डर है कि जायनिस्ट तो खैर होते ही क्रिमिनल्स हैं, उनको तो सबको पकड़ के जेलों में डालना ही पड़ेगा, और जब जब उनके खिलाफ जब मुकदमे दर्ज होंगे तो वो सब जेलों में ही मिलेंगे, कुछ को मृत्युदंड भी मिलेंगे, कुछ को क्या, बहुत सारे लोगों को मृत्युदंड मिलेंगे, लेकिन उनके गंदे घिनौने कामों की वजह से जो आम यहूदी लोग हैं उनकी भी छवि खराब हो रही है। एक यहूदियों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, जिसका मुझे सबसे बड़ा दुख है कि क्योंकि यहूदी, आम यहूदी थोड़ी कोई इतने गंदे घिनौने होते हैं जैसे जायनिस्ट मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन पूरे यहूदियों के खिलाफ एक जो इस्लामोफोबिया कहा जाता है ना, ये एंटी जो कहें ज्यू फोबिया पूरी तरीके से बढ़ नहीं रहा है, फैल चुका है। मतलब गलती करें जायनिस्ट, भुगतें जो है ज्यू। इसीलिए बहुत सारे ज्यू संगठन जो है ना, वो हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मतलब यूरोप अमेरिका में बड़े बड़े जलूस निकाल रहे हैं यहूदी ज्यूज़ कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान हमें माफ़ करो, हमारी कोई गलती नहीं। ये स्थिति बनने के बाद CNN को, स्काई न्यूज़ को और दूसरे चैनलों को अब मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है। अमेरिका में 2000 प्रोटेस्ट हुए अभी पिछले 3-4 दिन में, 2000 प्रोटेस्ट। किस लिए? नो किंग्स के टाइटल से। उसमें पहली डिमांड उसमें से यही है कि हमें कोई भी वॉर ईरान के साथ नहीं चाहिए, एक बात, और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं। अब देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू या ज़ायनिस्ट के खिलाफ नहीं, इजराइल को लोग कह रहे हैं, और ये नारे इजराइल के खिलाफ लग रहे हैं, कि जबकि इजराइल में तो बहुत सारे जो बेगुनाह यहूदी भी रहते हैं, जू बहुत सारी संख्या में। अच्छा, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का ना एक और पहलू हमें ट्विटर पे दिखाई दिया। मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, कई सारे लोग बता रहे थे कि मैं यहूदी हूँ, मैं फलाने शहर में रहता हूँ और ये रॉकेट जा रहा है, हमारे घरों के आसपास गिर रहा है, ईरान फलाना फलाना इतना बुरा देश है। उसके नीचे ट्विटर का एक कम्युनिटी पोस्ट, माफ़ कीजिएगा, एक्स का एक कम्युनिटी पोस्ट आने लगा, बताया कि ये फलाने मिश्रा जी का अकाउंट है और ये झूठ फैला रहे हैं। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ के लोग भी उनकी ट्रोल आर्मी बन के काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा चेहरा भी समाज का सामने आया है, आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो चेहरा देखिए, पूरे देश की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी चेंज कर दी ना इसने, RSS और जायनिस्ट ताकतों की गठजोड़ ने। और ये दोनों पूरे विश्व में साथ ही घूम रहे हैं अभी, और इसीलिए आप बहुत जल्दी देखेंगे जो ये ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग हैं ना, उनका भी काम गंदे कौन करेगा? RSS के कार्डर्स। और बदनामी और उनकी खिलाफ नफरत किसके खिलाफ पैदा हो रही है? ये ब्राह्मण धर्म के मानने वालों के खिलाफ, और उससे भी ज़्यादा परकोलेट करके भारतीयों के खिलाफ भी नफरत पैदा हो रही है। उसकी वजह यही है क्योंकि RSS वाले और जायनिस्ट लोगों ने आपस में गठजोड़ बना लिया है, और वो पूरी दुनिया में गंद फैला रहे हैं इस समय, दोनों मिलके। ये उसी की बड़ी एक निशानी है। अब इसमें रिसर्च हुई है डिटेल में, कुछ लोग यहाँ तक रिसर्च करके बता रहे हैं कि 80% लोग जो अपने आप को ये बता रहे हैं, यहूदी बता के ये सब समर्थन कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू का, वो सब भारत में बैठे हुए वो ट्रोल आर्मी जो बीजेपी और RSS की है, वही वो ट्रोल आर्मी का हिस्सा है। वहां पे तो मीडिया सेंसरशिप हो गया है, वेस्टर्न मीडिया को भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी वहाँ पे जो ब्लास्ट साइट्स हैं वहाँ पे कवर करने नहीं दे रहे। एक जर्मन न्यूज़ चैनल का वीडियो देख रहा था मैं, तो वहाँ पे एक सामान्य इजरायली नागरिक आता है, वो कहता है कि आप यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है अपना रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे सेंसरशिप है और यहाँ पे खुल के समर्थन है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वहाँ पे कोई आम नागरिक ने आके नहीं बोला होगा, वो मोसाद का कोई एजेंट होगा। आम नागरिकों से हमें मिक्स नहीं करना है मोसाद एजेंट्स को। हाँ, कम से कम दिख तो आम रहा था, मैं इतना तो बोल देता हूँ। यहाँ RSS के लोग आम आदमी बन के नहीं बदतमीजी करते हैं सड़कों पे घूम घूम के। आपको क्या लगता है धार्मिक जुलूसों में कोई जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं वो जाके मस्जिदों में आग लगाते हैं? वो तो RSS के काडर्स ही होते हैं ना, बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद के। तो उसी प्रकार से ये लोग वो होते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल क्लैरिटी रखनी चाहिए इस बारे में। दूसरी बात ये बेंजामिन नेतन्याहू तो जाके बताते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में अकेली डेमोक्रेसी हूँ।
और ईरान के अंदर सब के सब जो प्रेस मीडिया है पूरी तरीके से अलाउड है हर जगह, और इसराइल के अंदर नहीं है। कौन डेमोक्रेसी हुआ और कौन डेमोक्रेसी नहीं हुआ? तो ये बुनियादी विषय ये है कि जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो जो भी बोलेंगी वो झूठी बोलेंगी, मतलब वो कभी सच बोल ही नहीं सकते। लेकिन अपने इतने मजबूत एलाई ईरान के साथ, जिसने हमें सस्ता तेल बेचा, जिसके ऑयल कॉन्फ़िगरेशन पे हमारी इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बनी हुई हैं, गुजरात की बॉर्डर है ना? गुजरात में इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। मैं खुद इंडियन ऑयल्स की रिफाइनरी विजिट करके आया और कहा गया कि यहाँ पे केवल ईरानी तेल उसी के लिए बनी है, उसी टाइप के तेल के लिए बनी हुई है। तेल कहा जाता है, हाँ, स्वीट ऑयल के लिए बनी हुई है। जब हमारा इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जब हमने ईरान पे इतने उसके साथ इतना बड़ा ट्रेड किया है, तब भी हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो आज के समय पैसा बड़ा धर्म है ना जी। आप हिंदू, कोई मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास ज्यादा धन है, जिसके पास ज्यादा रोजगार पैदा करने की शक्ति है, वो ज्यादा बड़ा धर्म हुआ। दोनों चीज़ों में आप फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जी। ईरान के साथ किसका व्यापार होता है? भारत का। उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? भारत देश की जनता और ईरान देश की जनता। यहाँ इस समय क्या हो रहा है? जो मोदी जी हैं उनकी क्या पॉलिसी है? पूरा देश बेच दो, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो ईरान के साथ जो भी बिजनेस होगा हमारा, जो भी स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, उससे फ़ायदा देश का होगा, क्योंकि देश की जनता का होगा। लेकिन अब देश की जनता का तो फ़ायदा करना नहीं है, फ़ायदा करना है अपना। मोदी जी ने अपना, अमित शाह जी का, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों का। वो फ़ायदा ईरान से नहीं हो सकता। वो फ़ायदा कहाँ से होगा? वो फ़ायदा होगा नेतन्याहू साहब से, क्योंकि वो खुद करप्ट हैं, वो वहाँ भी करप्शन फैलाते हैं। तो हाइफा पोर्ट में क्या क्या करप्शन करके मोदी जी को और अडानी जी को, अमित शाह जी को तो पैसा मिलेगा। तो इंटरेस्ट का फ़र्क है ना। हमारे ये पास अपने तो इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, ये देश के इंटरेस्ट में नहीं, अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। हमारे पास तो बिजनेस दोनों ही देशों में है ना। हाइफा पोर्ट में भी हमारा बिजनेस है, हमारे यहाँ चाबार पोर्ट पे भी बिजनेस है। कनेक्शन तो, इकोनॉमिक रिलेशन तो दोनों देशों से है। अब यही फ़र्क समझने की बात है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। जी। इजराइल से हमारा क्या बिजनेस है, क्या इंटरेस्ट है इजराइल के साथ हमारा? क्योंकि हमारा सबसे जो है ऑफ बोर्ड पोर्ट्स होते हैं हमारे, उसमें सबसे बड़ा पोर्ट चाबहार पोर्ट है, जो कि भारत सरकार ने उसको डेवलप करने में भी हेल्प करी, और उसे गेटवे टू यूरोप भी बताया जाता है। जो कहा जाता है, जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रोपोगेट करते हैं, जो करप्शन का एक सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़े भंडारों में से एक है, कि हम इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। हम लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं इजराइल के प्रोडक्ट्स, रडार्स खरीदते हैं हम उनसे, सारे डिफेंस। हम इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो हमें डिफेंस का सबसे ज़्यादा माल सप्लाई करती है। हाँ। और माल क्या है वो? अब आप देख लो, पूरी तरीके से फेल। आयरन डोम कहाँ है? अब पेपर डोम भी नहीं बची। हाँ, उतना माना जा सकता है। और F-35 ईरान जो है डिफेंसिव ऑपरेशन पहले दिन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सरप्राइज अटैक था जिसमें वो और उसकी वजह भी ट्रम्प साहब को ज़्यादा माना जा रहा है, और इसीलिए ट्रम्प साहब ने अमेरिका की विश्वसनीयता पे सबसे बड़ा सवालिया निशान बना लिया है। क्योंकि ये दुनिया को साबित हो गया है कि ट्रम्प साहब की कोई वैल्यू नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू भी जो हैं वो ट्रम्प साहब की भी नहीं मानेंगे और अपने आप काम कर देंगे। तो अमेरिका को तो ट्रम्प साहब ने इतना बड़ा धक्का पहुंचा दिया, इस वजह से पहले दिन तो वहाँ हो गया। उसके बाद तो उन्होंने डिफेंस में भी और ऑफेंस में तो कुछ कहने की अभी ज़रूरत बची नहीं है। उन्होंने मोसाद का हेडक्वार्टर ले लो, हाइफा पोर्ट ले लो, जो उनका सबसे बड़ा साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स है वो ले लो, ये होम मिनिस्ट्री उड़ा दिया, वहाँ की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उड़ा दी, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे उनके घर सब। और मतलब ये नहीं उड़ा दी कह के कि अब ये आयरन डोम ख़त्म। उसके बाद भी वो हम ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, जो घटिया बेकार टेक्नोलॉजी के घटिया हथियार हम खरीद रहे हैं। अब अगर हमारा डिफेंस, अगर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँ यहाँ पे, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो इक्विपमेंट इसराइल से खरीदते हैं, थोड़ा बहुत मैंने इस बारे में पढ़ा है, उसमें ज़्यादातर रेडार्स हैं। जो हमारे जितने भी नेवल शिप्स अब बन रहे हैं, आईएनएस विक्रांत में भी इजरायली रेडार इस्तेमाल हुआ है। हमारे जो नए डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, ये सब बन रहे हैं, उसमें भी इजरायली रेडार यूज़ हो रहे हैं। हम ऑफेंसिव जो है हथियार नहीं खरीदते, हम डिफेंसिव हथियार खरीद रहे हैं, डिफेंसिव मेजर्स खरीद रहे हैं। चलिए फिर तो और भी बुरी बात है भारत के लिए। डिफेंसिव मेजर्स में तो पूरी तरीके से फेल हो गए ना वो। ईरान एट विल
एक ये भी कहा जाता था ना, इजराइल ने एक बहाना बनाया था, पहले तो आयरन डोम है, मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित है, फिर उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स एक साथ छोड़े तो बहाना ये बनाया क्योंकि वो हम ओवरवेल्म हो Overwhelm हो गए, गए। क्योंकि इतने सारे छोड़ दिए भाई, ये तो हम हमारे बस की नहीं है, ये इस वजह से फेल हो रहे हैं। फिर उन्होंने एक एक मिसाइल छोड़ के बताया कि ये किसी मर्ज की दवा नहीं है, पूरी तरीके से आयरन डोम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और आयरन डोम का इम्यूनिशन कहाँ से आता है? अमेरिका से। उनका कुछ भी नहीं है। मैं यही पॉइंट मैं मेक करना चाह रहा था और वो आपने उसमें मेरी मदद की, शुक्रिया। तो हम अगर इस प्रकार के उपकरण डिफेंसिव इजराइल से ले रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से फेल है ना। उसकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अब अगर हम इक्विपमेंट्स, हालांकि ये बात जो आपने बोली है पूरी तरीके से सही नहीं है, हम ड्रोन्स भी ले रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, सब जो अडानी के साथ उनका जो ड्रोन्स बनाने की जो फैक्ट्री है, और वो सारे फेल्ड ड्रोन्स हैं, सब बकवास है। इजराइल का कुछ भी होगा वो बकवास होगा, सिर्फ भोकाल होगा उनका, उनकी सेना बकवास। उनके जो टैंक्स हैं, मरकावा टैंक्स जिन्हें बोलते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी बाहर से ही लाए हैं, लेकिन दिखाते ही हैं, वो भी तो प्लेजरिज्म, मेक इन इजराइल है ना, वो भी तो आज राहुल गांधी जी जो बता रहे हैं मेक इन इजराइल है, वो असेंबल इन इजराइल नहीं बोल रहे उसे, मेक इन इजराइल बोल रहे हैं वो सब वो हैं। और मरकावा जो ये टैंक्स थे, उसको कैसे एक इंडिविजुअल जाके जो देसी घरेलू बने हुए जो उनके यासीन मिसाइल्स थे, उससे उन्होंने मरकावा टैंक्स कैसे मतलब खिलौनों की तरह उड़ाए हैं। तो इजराइल की टेक्नोलॉजी ये है। उसके ऑपोजिशन में अगर देखा जाए तो ईरान की टेक्नोलॉजी क्या है। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की जो हमारी अलायंस बताते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले लोग, वही वजह बताते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, और कोई वजह नहीं है। मतलब जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं, है। अगर ज्यादा पैसा खर्च करने वाली बात है तो हमने तो ईरान में ज्यादा पैसा खर्च किया हुआ है। नहीं, पैसे की मैं बात ही नहीं कर रहा। जो जस्टिफाई करते, देखिए इजराइल के साथ तो कोई भी वो कंट्री रिश्ते रखती है जो भ्रष्टाचार चाहती है, ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो भारत उससे रिश्ते क्यों रख रहा है, और वो भी ईरान से ज़्यादा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ही एक्सप्लेनेशन है, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा डिफेंस का रिश्ता है। तो डिफेंस मतलब फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे अगर इजराइल के डिफेंस इक्विपमेंट पे हम डिपेंड करेंगे। तो भारत बिल्कुल मतलब ऐसे समय पे धोखा मिलेगा कि मतलब हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये तो सबसे बड़े खतरे की बात है। और उसके बाद इजरायली जो हैं वो हमेशा महंगी चीज़ देंगे, मतलब पैकेजिंग अच्छी करके महंगी चीज़ देंगे। मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा होता है। मार्केटिंग ही में ही नहीं, मार्केटिंग ही है, और कुछ तो है ही नहीं ना उनके पास। अब कुछ बचा है? 7 अक्टूबर को मिस्टर सेफ मिस्टर अनसेफ बन गए थे बेंजामिन नेतन्याहू। अब जो भी सेफ्टी का जो नेट बनाया था उन्होंने अमेरिका से पैर पकड़ पकड़ के, और साथ के साथ अमेरिका को गाली भी देके, तो वो भी बर्बाद हो गया। अब वो कुछ नहीं है। अब तो वो ये कह रहे हैं मेरे बस की कुछ नहीं है, ये मतलब डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, अमेरिका आए और हमें बचाए। ऐसी कंट्री के ऊपर हम अपनी डिफेंस डिपेंड कराएंगे। भारत एक्चुअली डिफेंस टेक्नोलॉजी इजराइल को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकता है। डीआरडीओ कहीं ऊपर है, इजराइल तो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है डीआरडीओ के सामने, ये सच्चाई है। अब लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में वो बात साबित भी हो जाती है। वो किसने, एपीजे अब्दुल कलाम की ब्रह्मोस, वो भी आरएसएस के लोगों ने उसके भी हालांकि जो राज बेच दिए थे, आरएसएस के लोग ही थे ना वो, जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे। तो इजराइल के पास तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, ईरान के पास, हमारे पास दूसरी चीज़ें भी हैं, उसकी पॉपुलेशन भी बड़ी है, और अब डिफेंस में भी अगर हमारा अलायंस होना चाहिए तो ईरान से ज़्यादा हमें फ़ायदा है। इजराइल क्या भला है? इजराइल सिर्फ ब्लैकमेल और रिश्वत दे सकता है, ईरान उतनी रिश्वत नहीं दे पाएगा। तो किसी भी तरीके से जो देशद्रोह, मेरे ख्याल से ये देश के खिलाफ बात है कि हम किसी भी प्रकार की तरजीह इजराइल को दें। इजराइल है क्या? इतना सा देश, क्या प्रोड्यूस करता है वो खुद? कुछ नहीं, सब झूठी नकली टेक्नोलॉजीज, ये जीएम क्रॉप्स दे दी, ये दे दी, ये तो नुकसान कर रही है ना चीज़ें। ये सब फ्रॉड, जहर, जितना पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं फूड के, जितने इजराइल के टच से आते हैं वो सब जहर है। अब तो निकल के आ रही है ना सारी चीज़ें रिसर्च में। तो इजराइल जो भी देगा धोखा देगा। इजराइल वो देगा पैक्ड फूड, और ईरान हमें ये देगा, ये जो ये होते हैं बादाम किशमिश, और ये है फ़र्क दोनों में बस। वो मेटाफोरिकली ये मेटाफोरिकली है, बट ये सच्चाई है। हर चीज़ में यही बात लागू होती है। फिर भी हम ईरान को मतलब एक तरीके से नाराज़ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। इसीलिए, और अमेरिका का हम एग्जांपल लें, अमेरिका में लोग खुद रिपब्लिकन पार्टी के लोग 80% जो सर्वे हुआ है ना 60% वाला, 60% अमेरिकन ईरान के साथ हैं।
और युद्ध के खुद खिलाफ। खुद डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में तुलसी गबार्ड ये कह चुकी हैं कि इस हमले की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था। तो अब लेकिन फिर भी अब वो मजबूर है ना, जैसे मोदी जी मजबूर थे, वो ये चालबाजी जो ये करने में एक्सपर्ट मोसाद है। ठीक। ये इसको हमें समझना चाहिए। इसीलिए हम आह्वान कर रहे हैं हमारे देश में सभी लोगों को, खास तौर पे मुस्लिम समाज से भी और दूसरे समाजों से भी, क्योंकि ईरान मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ईरान इस वक्त हर मजलूम की, हर देश जो अपनी संप्रभुता चाहता है, बाहर का इंटरफेरेंस अपने इंटरनल अफेयर्स में नहीं चाहता, भारत इसका सबसे बड़ा विक्टिम है। अभी हमारी इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंशन करके युद्ध रुकवा दिया अमेरिका ने। तो हर वो देश, इसलिए भी हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था आज। तो हर वो देश जो अपनी संप्रभुता चाहता है, अपनी तरक्की चाहता है, वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा जो सबको बराबर माने वो चाहता है, उसको आज ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में सबसे बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए। अमेरिका के बाद अगर वहाँ 2000 हुए हैं तो यहाँ 10,000 प्रोटेस्ट होने चाहिए। मैं हर एक व्यक्ति से, हर एक संगठन से आह्वान करता हूँ कि ईरान के पक्ष में, फ़िलिस्तीन के पक्ष में जो भारत की पॉलिसी है डिक्लेयर्ड फ्री पैलेस्टाइन, और हम हर देश के लिए संप्रभुता चाहते हैं, इसलिए हम ईरान के साथ हैं। तो इसके लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए पीसफुल। इसका मैं आह्वान करता हूँ। किसी को अगर जो हमारे देश में माहौल बना रखा है ना आज, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने का, प्रोटेस्ट करने से रोकने का, किसी को अगर उसमें कोई कानूनी मदद चाहिए होगी तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले। देखिए, अमेरिका उतनी खुली डेमोक्रेसी है, हम भले ही खुद को एक विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताते रहें, लेकिन डेमोक्रेसी का असली मतलब होता है कि मनचाही आज़ादी। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं, वहाँ पे अपनी खुद की नेशनल पॉलिसी के खिलाफ भी प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के मुद्दों पर भारत में प्रदर्शन हो तो उसे देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं तो उसे देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। अमेरिका जो कि ऐसा देश है जहाँ पर, जिसने इराक में घुस के, सीरिया में घुस के, लेबनान में घुस के तख्ता पलट करवाए और वहाँ एक देश की संप्रभुता को संकट पहुँचाया, सत्ताएं बदल दी, बर्बाद कर दिया देश को, अफगानिस्तान जैसे देश को बर्बाद करके रख दिया जो कि कितना मॉडर्न देश हुआ करता था, वहाँ पर आज भी लोग जंग के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और करते आए हैं। लेकिन अगर भारत जैसे देश में अगर हम जंग के विरोध में खड़े हो जाएं, भले ही किसी और देश की जंग के विरोध में, तो हमें देशद्रोही कहा जाएगा, जबकि हम अपने देश का तो नाम ले ही नहीं रहे। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथ साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।